नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज और आज लॉ इन्फॉर्मेशन जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे जी। आज हम उनसे बात करेंगे राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह के बारे में, क्यों ये मुद्दा है काफी जो है इस समय गरमाया हुआ है। और उनसे बात करते हैं। सर, राजद्रोह राष्ट्रद्रोह का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह दोनों में भेद को समझना होगा। अभी जिस 124A सेक्शन जो आईपीसी की सेक्शन है, इस विषय पे काफी चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसलिए भी हो रही है कि देश में ऐसा लगता है कि राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह के ऊपर कई मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये कहानी लंबी है, 850 साल पुरानी है कि 2275 में एक वेस्टमिंस्टर की संविदा हुई थी। इससे पता लगाया जा सकता है कि वो समय जो था वो राजाओं का था और राजा जो होते थे वो राजाओं के खिलाफ अगर आप भाषण देंगे, बुरा कहेंगे, तो उस समय क्या होता था कि सत्ता का सम्मान नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ राजशाही थी, तो उसको राजद्रोह मान लिया जाता था और इस पे कार्रवाई होती थी। ये कानून का इतिहास बड़ा। फिर 1606 में राजा के फैसले के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता था, उसको भी राजद्रोह के अपराधी माना जाता था। आगे बढ़े तो 1860 में जब भारत में आईपीसी आया, इंडियन पैनल कोर्ट आए, तो उसमें राजद्रोह का कानून नहीं था। लेकिन मैकाले ने 1837 के पिनल कोड के ड्राफ्ट में धारा 113 का जिक्र था, जिसमें वो बाद में 124A बना और भारत में 1870 में संविधान के अंतर्गत जो संशोधन हुए, आईपीसी में संशोधन हुए, उसमें 124A को जोड़ा गया। देखिए, 2018 में लॉ कमीशन के दस्तावेज आए और बराबर इस बात पे चर्चा होती रही कि जितने केसेस दर्ज किए जाते हैं राजद्रोह या राजद्रोह के मामले में, उनमें कन्विक्शन रेट 3% 4% से ज्यादा नहीं रह पाई। और आजादी की लड़ाई के समय तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश शासन ने अपने खिलाफ जितनी भी आवाजें उठती थी, उसको दबाने के लिए 124A का बहुत इस्तेमाल किया। इवन यहां तक था कि महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाला गया, भगत सिंह जी को जेल में डाला गया। भारत में जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, वो सब जेल में रहे। लेकिन आज ये चर्चा का विषय इसलिए भी आ गया कि हम अगर इसको सेक्शन को समझेंगे तो सेक्शन साफ साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए किसी और तरीके से घृणा पैदा करता है, अवमानना करता है, लोगों को उत्तेजित करता है या असंतोष भड़काने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, वो राजद्रोह का आरोपी होगा। देखिए, बाद में एडिट करना कर या इशारों से या फिर किसी चिन्हों के जरिए किसी तरीके से घृणा या अवमानना पैदा करता है या उत्तेजित करता है या असंतोष भड़काने की कोशिश करता है, वो राजद्रोह का जो है आरोपी है। लेकिन ये भी समझना कि ये अभी भारत में भी ये गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पे 3 साल से लेके और आजीवन कारावास तक की सजा और साथ में जुर्माना भी होगा। लेकिन मेरा मत है, हम सब लोग को अगर देखें तो राजद्रोह और देशद्रोह को हम लोग एक मान लेते हैं। लेकिन देखिए, अगर सरकार की मानहानि हो या सरकार की अवमानना होती है तो उसे तो राजद्रोह कहा जाता है, अगर परिभाषा के अनुरूप देखें। अगर लेकिन देश की मानहानि हो या देश की अवमानना हो तो उसे देशद्रोह कहा जा सकता है। और इसी को अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी कानून में सेडिक्शन कहते हैं, और दोनों ही मामले में धारा 124 का इस्तेमाल होता रहा। अभी कुछ दिनों पहले भारत के जब आजाद हुआ, अपना देश आजाद हुआ, संसद में 1951 में जो भारत के यशस्वी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भाषण धारा पा लेंगे उतना ही बेहतर होगा। और उस समय से लेके अभी तक छुटकारा नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना है, हमेशा इस पे कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं बार बार। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस आए हैं वो इंदिरा गांधी सरकार में भी बदलाव हुए। उसके बाद जब बड़ा ही फेमस केस है बिहार का के रहने वाले केदारनाथ सिंह जी का, कि वो भाषण देने पर राज्य सरकार ने जो है राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया था। और इस मामले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना कर भर देने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। तो इस मामले में तभी से दंडित किया जा सकता है। ऐसी हिंसा अगर कोई भड़का देता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन आलोचना को आधार बना के हम उस पर राजद्रोह का मुकदमा कर दें,
ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के विषय बराबर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते रहे। लेकिन अच्छी बात है कि आज सरकार जगी है, बेहतर सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने सिफारिश करी, प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करी है, और जो सरकार की तरफ से भी जो हलफनामे आए हैं सर्वोच्च न्यायालय में, संदीप जी अगर बात किरण करें तो रिजिजू जी ने सरकार भी बहुत इस कानून को लेकर एक, के असमंजस में है। हाँ हमें ऐसा लगता है, लेकिन अब सरकार असमंजस की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता हम सबके ऊपर है, और हम सबसे ऊपर है, और ये सरकार जो है सभी वर्गों के लिए जरूरी है, इसलिए इस कानून पर वो सरकार जो है पुनर्विचार करने के लिए राजी हो गई है। तो हमें लगता है कि कोई नया गाइडलाइन बने या ये कानून में परिवर्तन भी हो सकता है। संदीप जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून पर जो है इस पर रोक लगाई है, क्यों रोक लगाई है, क्या कारण बने उसके सामने? माननीय सर्वोच्च देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे केसेस में गिरफ्तारियां बहुत तेजी से होती हैं, लेकिन दोषी बहुत कम लोग पाए जाते हैं। जो केंद्र सरकार की भी जो एजेंसी है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अभी देखा जाए तो जो ये सरकार 2014 से आई है, वो कम से कम इस समय 603 लोगों को गिरफ्तार किया है 2020 तक, और इसमें 300-400 मामले दर्ज हुए। और आपको जान के हैरानी होगी, 13 लोगों को ही मात्र दोषी पाया गया है या दोष सिद्ध हुए। तो इस तरह से तो ये देखा जाता है तो 93%, 97% मुकदमे जो है ऐसे ही लगते हैं कि वो गैर इरादतन किसी को फंसाना है, कोई सरकार के खिलाफ है तो उस पे लगा दो। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है कि कम से कम इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में ये कानून बनाया गया था और उसके बाद में अब सरकार जगी है, सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर लगातार काम कर रहा है, तो जिस तरह से मामले दर्ज होते हैं, जो लोग इसमें बरी होते हैं, तो फिर उसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह की चीजें होती हैं संदीप जी? देखिए, अभी भारत में तो कोई कंपनसेशन है नहीं कि कोई आए छूट भी जाए गलत तरीके से। हेट स्पीच के मामले में कई बार ऐसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, 267वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि जब कोई अभिव्यक्ति राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो तो उसे राजद्रोह माना जाए या नहीं माना जाए। तो उन्होंने साफ साफ लॉ कमीशन ने कहा कि इसे राजद्रोह नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह की विषय अब चर्चा में आई है, तो हमें लगता है कि सदन के अंदर, संसद के अंदर ये सभी विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक देश है, हम अपने देश को कैसे सशक्त करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे, ये सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, और सरकार कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट जो समझने है, कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो हम सब लोग को मिलकर, हम चाहे न्यायपालिका की तरफ हो, चाहे जो लोग सदन के अंदर हो, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी कि ऐसा कानून इस देश को जरूर दिया जाए। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करने की बात हो रही है या कुछ गाइडलाइन बनाने की बात हो, तो ऐसा जरूर हो कि नजीर पेश हो आने वाले समय में। हमारी जो आम जन की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो इससे बाधित ना हो, क्योंकि बार बार व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कह के कभी कभी मिसयूज भी करते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री बाहर होते हैं, हम देश में उन्हें गाली दे रहे होते हैं, ये भी व्यवस्था इसमें इस तरह लोग करते हैं हमारे यहाँ। लेकिन हमें ऐसा एक लोकतांत्रिक कानून बनाना पड़ेगा, एक अच्छी गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, जिससे हम लोग अपने को बेहतर महसूस करें और लोकतंत्र और मजबूत हो। संदीप जी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से इस कानून पर रोक लगाने की बात कही है, तो जो लोग पहले इस कानून के चक्कर में आकर के जेल गए हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर छूट मिल पाएगी, उनको किस तरह से यहाँ पर देखा जाएगा? नहीं, वो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि अभी कोई एफआईआर नहीं लॉन्च होगा, और जो लोग अंदर हैं उनको छोड़ा जाए, देखा जाए कि वो लोग अपनी जमानत करा सकते हैं, उनको जमानत पे रिहा भी कर देगी कोर्ट। अब इसमें यही देखना है कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार इसको कैसे लेके आ रही है, कौन सी गाइडलाइन ले आ रही है, या इस एक सेक्शन में कैसे वो संशोधन करना चाह रही है। ये सारी कुछ अब संविधान के ऊपर, संसद के ऊपर है कि क्या इसको लेके कोई प्राइवेट बिल पेश करेगी, या इस पे कोई सिफारिश आएगा, या ये सरकार कोई कमेटी बना के पुनः विचार करने की बात करेगी। ये देखना पड़ेगा कि इसको अगर धारा 124A में संशोधन या उसको हटाने की बात हो रही है तो कैसे करेंगे, क्योंकि 2011 और 2015 में आपको याद होगा तो संसद के अंदर प्राइवेट बिल भी पेश हुए थे, जो बाद में संसद से निरस्त भी हो गए थे। लेकिन जरूरी है, सदन के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी, और अब सरकार के हाथ में सब कुछ है।
देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक आप अधिवक्ता है, वहां पर आप तमाम तरह के केस देखते हैं कि एज ए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते जो सरकार को अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या राय है आपकी संदीप जी? मुझे लगता है कि देखिए देश में दोनों पक्ष देखना चाहिए, अच्छे लोग भी हैं देश में, बुरे भी हैं। और कानून अगर ये लॉ है तो लॉ को सेक्शन को मेरे हिसाब से खत्म कर देना अच्छी बात नहीं है। जरूरी है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करे जाए, कुछ गाइडलाइन बनाए जाए और गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें काम किए जाए, ताकि आम व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है। और देखिए सबसे बड़ी बात हमारे देश में जो है, जो हमें कमजोर करती है, वो पुलिस है। पुलिस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। पुलिस सबसे ज्यादा आईपीसी का दुरुपयोग करती है, किसी को भी बंद कर देना। सरकार उसमें है या नहीं है, लेकिन सरकार पक्षकार बन जाती है। तो ऐसी गाइडलाइन हो जिसमें पुलिस पे भी अंकुश है कि वो झूठे केस में किसी को न फंसाए। अगर गलती से वो फंसा रहे हैं और अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद वो व्यक्ति बरी हो जाता है, इसका मतलब है कि जो एफआईआर लॉन्च करता है अधिकारी, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि एक आप अच्छे व्यक्ति को, अच्छे विचार को राजद्रोह या राष्ट्रद्रोही उसको घोषित कर देते हैं और बाद में वो छूट जाता है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाता। क्योंकि बार बार हम लोग, विपक्ष भी महात्मा गांधी की बात करता है, कहता है कि भाई महात्मा जी स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था और ये डरावना है, हास्यप्रद है। लेकिन अगर किसी सरकार को किसी बात से परेशानी है तो उसके पास इसे व्यक्त करने की आजादी हर व्यक्ति को होना चाहिए, कि अपनी सरकार के खिलाफ उसके पास आजादी होनी चाहिए अभिव्यक्ति की। लेकिन ये भी है कि उससे वो नफरत न फैलाए, हिंसा न भड़काए। देश बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा रहने की कोशिश करता है। हर देश की अपनी सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी के साथ कोई व्यक्ति करता है, कार्रवाई होनी चाहिए। कि हर कंट्री, स्टेट की सॉवरेंटी, इवन फैमिली की सॉवरेंटी है, तो सॉवरेंटी के खिलाफ, संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाई, आंच नहीं आनी चाहिए संप्रभुता पे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें कोई अच्छा गाइडलाइन लेके सरकार को आनी चाहिए, जिसकी वजह से ये और मजबूत हो। संदीप जी ने यहाँ पर राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दोनों चीजों के बारे में बहुत विस्तार से बताया और ये भी बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय के द्वारा कि किस तरह से इस पर आगे की चर्चा की जा रही है और सरकार भी यहाँ पर किस तरह से इस कानून को लेकर के अब सजगता दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से इसके कानून के तहत में बहुत से लोग जेल गए हैं और बाद में देखा गया है कि वो कई सालों के बाद जेल में रह करके वो लोग फिर वहां से बरी हुए हैं और उन पर जो मामला है वो भी फिनिश हुआ है। तो इस तरह की जो तमाम केसेस है, तमाम तरह के जो सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में केस पड़े हुए थे, तो उनको देख करके लग रहा है कि इस तरह के जो तमाम केसेस है उनको भी सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देखेंगे, कमेटी बनाएंगे। किस तरह से देखते हैं वो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए खबर टुडे न्यूज। नमस्कार।